जी अस्सलाम वालेकुम। KF5 लेक्चर 4। अच्छा, एक सवाल कल वाले लेक्चर में से पूछ रहे हैं, पहले उसको ज़रा एड्रेस कर लें। देखें जी मोहतरम, एक है डेवलपमेंट अच्छी वाली और एक है बुरी वाली। अब वाज़े तौर पे ना सवाल के अंदर जो है ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा होगा, कोई नहीं, मैं अभी बोल ही रहा हूँ। अच्छा, अब एक है, अभी सुनते रहे, सुनने वाली बात है सिर्फ। अच्छा, एक है डेवलपमेंट अच्छी वाली और एक है डेवलपमेंट बुरी वाली। तो अब सवाल ये राइज होगा कि हमें कब पता चला करेगा डेवलपमेंट अच्छी वाली है और कब पता चला करेगा डेवलपमेंट बुरी वाली है। तो ये एक सवाल है कि हमें किस वक्त पता चलेगा डेवलपमेंट अच्छी वाली है और किस वक्त पता चलेगा डेवलपमेंट बुरी वाली है। अब अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करने पे आए तो वो ऐसा लफ्ज लिख देगा 6 क्राइटेरिया इज मेट, 6 क्राइटेरिया पूरा हो गया, या ये लफ्ज लिख देगा 6 क्राइटेरिया इज नॉट मेट, कोई भी ऐसा लफ्ज लिख देगा जिससे वाज़े तौर पे पता चल जाए। लेकिन ऑब्वियसली वो ये लफ्ज नहीं लिखता, उसकी जगह कोई ऐसी इंडिकेशन दे देता है जिससे क्लियरली पता चल जाता है, कोई डाउट ही नहीं रह जाता कि ये डेवलपमेंट अच्छी वाली है या बुरी वाली है। मिसाल के तौर पे कल वाला सवाल लेते हैं। अब नजर आ रहा है उधर, हाथ खड़ा करें, स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कल वाला सवाल लेते हैं। प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? पिछले साल। हमें पता ही नहीं कमर्शियली वायबल का मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं। हम पेपर में पहली दफा बैठे थे जिस राउंड में मिसाल के तौर पे ये सवाल आया, लफ्ज का पता ही नहीं कमर्शियली वायबल क्या है, यानी मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया शायद चीज को, ये मतलब है फिजिबल, कमर्शियली वायबल, कमर्शियली फिजिबल। अच्छा, और उसके बाद इस दिन हमने डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी। डेवलपमेंट कंप्लीट करने में दो बातें आती हैं। नंबर 1, एक तो आपने डेवलपमेंट मुकम्मल कर दी और दूसरा आपने प्रोडक्शन क्या कर दी होगी, स्टार्ट कर दी होगी। डेवलपमेंट मुकम्मल कर दी होगी और प्रोडक्शन आपने स्टार्ट कर दी होगी। अच्छा, ये तो वाज़े पता चल रहा था डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है। ये कहां से पता चल रहा था? ये पता चल रहा था, सवाल के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि मार्च 16 को प्रोजेक्ट पे खर्चा होना बंद हो गया था। एक ये बहुत वाज़े लाइन थी डेवलपमेंट कंप्लीट होने की, और इससे भी बड़ी जो वाज़े लाइन थी वो सवाल के अंदर ये थी कि द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 16। ऑपरेशनल का क्या मतलब है? फैक्ट्री में जाके ये चला गया होगा और चीजें बनना शुरू हो गई होंगी। अब सवाल हमारा जो फंसा हुआ है वो इधर फंसा हुआ है कि डेवलपमेंट अच्छी वाली या बुरी वाली चल रही है। उसमें सवाल में आप अगर की डेट्स लिख लिया करेंगे ना तो आपको क्लियरली पता चल जाया करेगा कि क्या सीन चल रहा है। जब आपने ये 3 इवेंट सवाल में ढूंढे, आपने इवेंट 1 लिखा, इवेंट 2 लिखा, इवेंट 3 लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जहन में ये आया कि कुछ हुआ है इस दिन, इसका मतलब है इससे पहले ये चीज नहीं थी। तो फिर ये क्या चीज है? इसका मतलब है हम ऐसी फेज की तरफ मूव कर गए हैं जो कौन सी वाली डेवलपमेंट है, अच्छी है। तो सवाल के अंदर क्लियरली डेट्स में ऐसी लाइन आ जाया करेगी जिससे क्लियरली आपको पता चल जाया करेगा कि ये अच्छी वाली है या बुरी वाली है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगले सवालों में आएंगे, वहां भी प्रैक्टिस होगी हमारी, तो कोई ना कोई सवाल वाला ऐसी लाइन बीच में डाल दिया करेगा जहां से हमें पता चल जाएगा अब हम मोटरवे पे चढ़ गए हैं। पहले जीटी रोड पे थे, अब हम मोटरवे पे चढ़ गए हैं। जी, ये हो सकता है, मतलब बुरी से हम अच्छी में, बुरी से निकल के अच्छी में, ऐसा भी हो सकता है कि वो करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब थोड़ी सी एक डिस्कशन करनी थी आगे मूव करने से पहले, ताकि इस सवाल को फिर हम फॉर्मल तरीके से कर सकें। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट के ऊपर। अमोर्टाइजेशन आज की एक नई डिस्कशन, फिर हम इस सवाल की तरफ मूव करते हैं। अमोर्टाइजेशन और किसकी? इम्पेयरमेंट की। मेरा नहीं ख्याल यार लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन। अच्छा, जब इंटेंजिबल्स की बात आई तो इनटेंजिबल्स जो है जब लिस्ट डाउन किए गए तो फर्ज करें इन्होंने 500 इंटेंजिबल लिस्ट डाउन कर लिए कि पूरी दुनिया में 500 इंटेंजिबल हैं। उन 500 में से 5 नहीं, आज मेरी डिस्कशन कुछ और है, उन 500 में से 3 इंटेंजिबल इन्होंने पकड़े। 500 में से कितने इंटेंजिबल पकड़े? 3 इंटेंजिबल पकड़े। 1 2 3, 500 में से 3 इंटेंजिबल पकड़े। गुडविल इंटेंजिबल है? गुडविल असल में अगर अपनी गुडविल है वो तो इंटेंजिबल है ही नहीं, लेकिन अगर परचेज की हुई गुडविल है तो वो इंटेंजिबल है। गुडविल ना 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 ना, कल वाली बात नहीं है, कल वाली बात मैं नहीं कर रहा। इनटेंजिबल
हैविंग indefinite life. Intangible having indefinite life. Intangible having indefinite life क्या मतलब? कोई फॉर्मूला है, हो सकता है उसकी लाइफ 10 साल हो, कोई और फॉर्मूला है उसकी लाइफ पता ही ना हो, कोई सॉफ्टवेयर है उसकी लाइफ पता हो 20 साल है, कोई सॉफ्टवेयर है पता चले कि वो हमने हमेशा ही साथ चलाना है उसे। अच्छा, और तीसरे नंबर के ऊपर ऐसी अच्छी डेवलपमेंट जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है लेकिन अभी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। हमने सवाल भी किया था क्लास में, और जिसको इंपेयरमेंट लॉस से गुजारा था, तो ऐसी अच्छी डेवलपमेंट जिसको हम ग्रीन से हाईलाइट करते थे, ऐसी अच्छी डेवलपमेंट, मिसाल के तौर पे अगर हम बिल्कुल एंड पे आए, तो मैं किस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं? मैं इस डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। ये तो रिसर्च थी, याद है ये सवाल? ये बुरी वाली, यहां खड़े होके क्या मैं कह सकता हूं डेवलपमेंट वर्क इज इन प्रोग्रेस? डेवलपमेंट वर्क इज इन, ऐसी अच्छी डेवलपमेंट जो इन प्रोग्रेस है, यानी डेवलप हो रही है चीज लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, इसको क्या कहेंगे? रिसर्च। इसे क्या कहेंगे? बुरी वाली डेवलपमेंट। इसे कहेंगे अच्छी वाली डेवलपमेंट। और अगर साइंसदानों को आपने कमरे से नहीं निकाला R&D डिपार्टमेंट से, तो बैलेंस शीट में ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे नजर आएगी। हाँ, इधर डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी, इधर तो इंटेंजिबल हमारा नजर आएगा प्रॉपर। क्लियर? तो डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, या जैसे घर बन रहा होता है तो 2-3 कमरे नजर आ जाते हैं, बाकी कमरे वॉशरूम भी बनने होते हैं, तो इसी तरह डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो 3 इंटेंजिबल हैं, कितने इंटेंजिबल? 3। नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ, एंड नंबर 3 डेवलपमेंट, कौन सी वाली? वर्क इन प्रोग्रेस। इन तीनों, ये आज बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इन तीनों के बारे में स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कहा डू नॉट अमोर्टाइज। बोलें जी लफ्ज। ये लैंड की तरह टाइप कोई चीजें हैं। लैंड को अमोर्टाइज डेप्रिशिएट करते थे? नहीं करते थे। तो इनको आपने अमोर्टाइज, ये सारा लिखा हुआ एक सफे पे, मैं सफा निकालने लगा हूं, कोई लिखने की जरूरत नहीं। डू नॉट, गुडविल क्यों नहीं अमोर्टाइज कर सकते? गुडविल की तो लाइफ ही नहीं पता ना, गुडविल तो बिजनेस की बस है, अब पता नहीं कितना अरसा साथ चलेगी। और इनटेंजिबल जिसकी लाइफ ही नहीं पता, उसको अमोर्टाइज करना भी चाहो तो चपेट मारेगा वो, मुझे क्या अमोर्टाइज करे, मेरी तो लाइफ नहीं पता। और ऐसी डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, भाईजान ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को अगर बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस समझूं तो फिर तो IS 16 में भी इसे डेप्रिशिएट नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, आपने 5 फ्लोर का प्लाजा बनाना है, अब 2 फ्लोर बन गए हैं, तीसरे पे सीमेंट हो रहा है, चौथे पे, 5वें पे काम शुरू होगा आने वाले दिनों पे, तो क्या उस बिल्डिंग को अमोर्टाइज डेप्रिशिएट करते थे IS 16 में या इंट्रो FR1 की क्लास में? नहीं। तो वर्क इन प्रोग्रेस तो टेंजिबल्स को भी डेप्रिशिएट नहीं करते, तो ऑब्वियसली इनटेंजिबल्स को भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल अलग है। ये किसकी डिस्कशन आज हो रही है? कल डिस्कशन हो रही थी इंटेंजिबल है भी या नहीं है, कल ये डिस्कशन हो रही थी। आज डिस्कशन हो रही है, मिसाल के तौर पे कल डिस्कशन हो रही थी ये बच्चा इस क्लास का बच्चा है भी या नहीं है। अब आज डिस्कशन हो रही है अगर इस क्लास का बच्चा है तो होमवर्क किया है या नहीं किया, ये डिस्कशन हो रही है। तो कल डिस्कशन हो रही थी इंटेंजिबल है भी या नहीं है, और आज डिस्कशन हो रही है अगर इंटेंजिबल, मुझे बोलने दें, सीए कराने दें, अगर इंटेंजिबल है तो क्या इस काबिल है कि अमोर्टाइज करें या ना करें। अब अगर इंटेंजिबल इस काबिल नहीं है कि इसको अमोर्टाइज ना करें, तो वो 3 किस्म के इंटेंजिबल होंगे। अच्छा, अब मैं आपको, ये आवाज बंद करवाओ यार, अब मैं आपको मिसालें देने लगा हूं, आपने मुझे बताना है इसके अलावा बाकी, बाकी कौन से? अदर्स के कोई चक्कर नहीं, अदर्स के मैं नाम नहीं लिख रहा, उनको आप क्या करेंगे? अमोर्टाइज, उनको अमोर्टाइज करेंगे, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, अभी आपको दिखा दूंगा ये सारा। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने कहा ये 5 साल का लाइसेंस है आपका, तो बता दें जी मैं इसको अमोर्टाइज करूं या ना करूं? क्या ये सॉफ्टवेयर है या गुडविल है? सॉफ्टवेयर है। क्या इसकी लाइफ इंडेफिनिट है या पता है? क्या मैं ये सॉफ्टवेयर खुद बना रहा हूं अपने R&D डिपार्टमेंट के अंदर या बना बनाया खरीदा है?
अगर इन तीनों में से एक भी बात नहीं पाई जा रही इसमें, तो क्या मैं इसको अदर्स की कैटेगरी में डाल सकता हूं? तो जो चीज इन तीनों में नहीं है वो अदर्स है। अदर्स को मैं क्या करूंगा? कॉस्ट पकड़ूंगा, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूंगा और लाइफ से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। अगला सवाल मेरा, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि मैंने फिशिंग लाइसेंस खरीदा है हुकूमत से 15 साल के लिए। अगर मैंने फिशिंग लाइसेंस हुकूमत से 15 साल के लिए खरीदा है, तो क्या ये फिशिंग लाइसेंस है या गुडविल है? फिशिंग लाइसेंस है। क्या ये ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ मालूम नहीं? हुकूमत ने खास अरसे के लिए मुझे लाइसेंस दिया या हमेशा के लिए दे दिया? क्या ये अंडर प्रोग्रेस कोई मैं खुद चीज बना रहा हूं या बनी बनाई खरीदी है? बनी बनाई खरीदी है। तो जब ये तीनों में से नहीं है तो फिर ये अदर्स के अंदर फॉल करेगा। जब अदर्स के अंदर फॉल करेगा तो अमोर्टाइज करेंगे। और इसी तरह मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज का फॉर्मूला बनाया है और मैं कहता हूं कि वो फॉर्मूला जो है वो पता नहीं कितने साल साथ दे, मेरा 50 साल दे, 60 साल दे, 70 साल दे, शायद देता ही रहेगा वो साथ मेरा, मुझे नहीं पता कितने साल साथ देगा। उस फॉर्मूले को क्या कहूं मैं? इंटेंजिबल हैविंग। इसको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। डन। तो तीन चीजों को कल डिस्कशन हो रही थी कौन कौन से इंटेंजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। आज अगली डिस्कशन है। जब डिसाइड हो गया एक चीज इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइज करना है या नहीं करना। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बता दें, एक इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। ये तो अमोर्टाइजेशन हो गई। इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है। इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है, एनुअली भी गुजारा जाता है, और अगर साल के दरमियान भी कोई मसला हो जाए तो साल के दरमियान भी इनको गुजार लेते हैं हम इंपेयरमेंट टेस्ट से। इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है। लेकिन ये वाले जो हैं इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल नहीं गुजारा जाता। इन पे इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया जाता है इफ क्या आ जाए? कोई इंडिकेशन आ जाए। अगर कोई इंडिकेशन आ जाए तो इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है। क्लियर? अब इस बात का मतलब क्या होगा? इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारा जाएगा। मतलब यह है जिनका फर्स्ट डे है वो अटेंटिव रहे, बातें आसान समझ आ रही होंगी। इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारा जाएगा। क्या मतलब है? हर साल चेक करें कहीं हमारा इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ इंपेयर तो नहीं हो गया। इंपेयर करने का क्या तरीका है? कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करें या कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करें? कैरिंग अमाउंट को रिकवर। अमोर्टाइजेशन क्या होती है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। और इंपेयरमेंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट इज कंपेयर्ड विद रिकवरेबल अमाउंट। तो इन तीनों को, चाहे गुडविल है, चाहे इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ है, चाहे डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है, इन तीनों को हर साल जरूरी है आपने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। उसके बाद हो सकता है ये इंपेयर हो गया हो सकता है इंपेयर ना हुआ हो, और बाकी जितने हैं उनको हर साल अमोर्टाइज तो करना है, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने की जरूरत जब तक के कोई इंडिकेशन ना आ जाए। मिसाल के तौर पे पेप्सी वाले कहते हैं जी हमारे पास जो है कोई फॉर्मूला है, या बाटा वाले कहते हैं हमारे पास जूते बनाने का डिज़ाइन है और वो डिज़ाइन से हम 10 साल तक जूते बनाते रहेंगे, तो वो डिज़ाइन तो यहाँ फॉल करेगा। अब जब तक बाटा का कोई स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर मार्केट में नहीं आता और बाटा की अच्छी खासी चल रही है बाजार में और चीज़ें अच्छी बिक रही हैं, तो फिर बाटा को इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की ज़रूरत। इंपेयरमेंट टेस्ट सिर्फ कब लगेगा? जब कोई इंडिकेटर, क्योंकि इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना एक मुश्किल काम है, आसान काम है। आपको पता था, पहली क्लास में हमने पढ़ा था, फ्यूचर की कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ता है और वो कैश फ्लोज पहले तो सोचनी पड़ती हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना कोई आसान काम नहीं है। इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना चांद ले जाने के बराबर है, मुश्किल काम है। तो इंपेयरमेंट टेस्ट से इनको गुजारना नहीं है, सिर्फ तब गुजारना है जब कोई इंडिकेशन हो। वो समरी वाले सफ़े पे आए। ब्रांड नेम करेंगे तो ये फिर इंटेंजिबल विद इंडेफिनिट लाइफ में जाएगा या ये होगा? कौन सा? ब्रांड। अगर लाइफ उसकी गिवन है तो फिर गिवन है, नहीं है तो नहीं। होस्ते गिवन हो, होस्ते ना गिवन। पेज नंबर 23। जिनके सामने लेक्चर्स का अंबार है और ऑनलाइन क्लासें लेट ज्वाइन की हैं भाई, वो इनको अभी भी ख़त्म कर लें, क्योंकि मुझे अगस्त में भी आपके कुछ टाइम चाहिए होता है। सारे चैप्टर्स को कंपाइल करके हम कुछ सवाल करेंगे, तो वो वाला टाइम आपने रखना है। तो अभी से इसको साथ साथ तैयारी करते रहें, चीज़ों को जो है वो खुद लेट ना करें। जी, पेज नंबर कौन से? 22। अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन होने लगी है और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन होने लगी है। परचेज गुडविल इंटेंजिबल तो है, लेकिन इसको अमोर्टाइज नहीं करना। एसेट विच मीट्स द डेवलपमेंट कंडीशंस बट येट नॉट
कंप्लीटेड, इसको क्या कहते हैं बोले, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको भी आपने अमोर्टाइज नहीं करना। इनटेंजिबल हैविंग यानी पीरियड ऑफ बेनिफिट नॉट नोन, इनको भी आपने अमोर्टाइज नहीं करना। ओनली इंपेयरमेंट टेस्ट इज परफॉर्म, ये कंपल्सरी है परफॉर्म करना या मर्जी है, कंपल्सरी है परफॉर्म करना। नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज, क्लियर। इसके अलावा कौन से एसेट्स होंगे, अदर क्या मतलब, इन तीन के अलावा वाले, इनको ना अभी पूरा नहीं पढ़ना आपने, इनको आपने क्या करना है, अमोर्टाइज करना है, और इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ कब गुजारना है। अभी ये लाइनें मैंने शॉर्टर ऑफ वाली नहीं पढ़ी, ये आपको मैंने बाद में पढ़ानी है, क्लियर। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो जहन में होना चाहिए। तो पहले क्या डिसाइड हुआ करेगा, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल भी है या, जब डिसाइड हो गया इंटेंजिबल इंटेंजिबल है, तो फिर अगली डिस्कशन क्या हुआ करेगी कि इसको अमोर्टाइज करना है या नहीं करना। बस तीन चीज़ों को अमोर्टाइज नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें अमोर्टाइज करना है, क्योंकि इन तीन चीज़ों की लाइफ हो ही नहीं सकती ना। गुडविल की भी लाइफ नहीं हो सकती, इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ की भी लाइफ नहीं हो सकती, और ऐसी डेवलपमेंट जो अभी चल रही है मुकम्मल नहीं हुई उसकी भी लाइफ नहीं हो सकती। ओके, अब वापस आ जाए सवाल की तरफ। भाईजान ब्रांड पहले तो बता दें, पहला सवाल क्या है, कोई चीज इंटेंजिबल है या नहीं है। अगला सवाल क्या है, अगर इंटेंजिबल है तो उसको अमोर्टाइज करना है या नहीं करना। अच्छा चले मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, इन सारी चीजों की जरा एक थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। आई क्रिएटेड, यानी बिजनेसमैन कह रहे हैं आई क्रिएटेड अ ब्रांड नेम, आई क्रिएटेड अ ब्रांड नेम। अच्छा इसी के साथ वही बिजनेसमैन कहता है आई बॉट अनदर ब्रांड नेम, एक तो अपना नाम क्रिएट किया, एक और किसी का खरीदा ब्रांड नेम, और जिस बंदे से मैंने खरीदा है ब्रांड नेम, मेरे ख्याल से उस चीज़ की कोई ज़्यादा लाइफ नहीं है, वो ब्रांड मुझे लगता है 10 साल तक ये फ़ायदा देगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी बदल जानी है कि इस ब्रांड ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं देना। पॉइंट 3, आई परचेस्ड, मैंने परचेज किया, आई परचेस्ड अ फॉर्मूला हैविंग नो एस्टीमेट ऑफ लाइफ, जिसका मुझे लाइफ का एस्टीमेट नहीं है, हैविंग नो एस्टीमेट ऑफ लाइफ। अब कल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा लेते हैं और आज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा लेते हैं। कल वाला कॉन्सेप्ट और आज वाला कॉन्सेप्ट, कल वाला कॉन्सेप्ट क्या था, इंटेंजिबल है या नहीं। तो आई क्रिएटेड अ ब्रांड नेम, ये इंटेंजिबल नहीं है, तो ये इंटेंजिबल है ही नहीं, तो फिर अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट की डिस्कशन ही नहीं, ये तो बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आएगा। आई बॉट एन अदर ब्रांड नेम, मैंने एक अदर ब्रांड नेम बॉट किया, जब मैंने अदर ब्रांड नेम बॉट किया तो ये परचेज्ड ब्रांड है, तो ये परचेज ब्रांड होने की वजह से इंटेंजिबल है। अगर ये इंटेंजिबल है तो अगला सवाल है क्या इसकी इंडेफिनिट लाइफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये गुडविल है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ मालूम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, और कोई इंडिकेशन हुई तो इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारेंगे। उसके बाद मैंने एक फार्मूला बाय किया है, आई परचेज्ड अ फार्मूला, मैंने एक फार्मूला बाय किया है। अगर मैंने फार्मूला बाय किया है तो पहले कल वाली बात करते हैं कि ये कोई इंटरनली जनरेटेड टाइप चीज़ नहीं है, ये परचेज्ड है। और मैंने कहा था परचेज तो सारे इंटेंजिबल होते हैं, तो क्या ये इंटेंजिबल है, बिल्कुल है, ठीक है। ना ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, ना ये इंटरनली जनरेटेड मेथड है, ना इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल है, ना इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है, ये तो परचेज्ड फार्मूला है, तो ये इंटेंजिबल एसेट है।
अगला सवाल है इसको अमोर्टाइज करना है या नहीं करना। बिल्कुल ये सवाल जहन में आना चाहिए क्योंकि ये इनटेंजिबल है। तो अमोर्टाइज करना है या नहीं करना, तो उसका जवाब है इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी लाइफ नहीं पता, लेकिन इसको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। तो ये वो है जो कल से हम लगे हुए हैं, उस बात की सारी की समरी। आई डोंट थिंक सो इसके नोट करने की ज़रूरत है, सवालों में यही तो सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, नोट्स किसके पास नहीं है तो फिर खींच लें, फिर खींचनी है तो कब ये नोट क्या करना है आपने। ये तो ऐसे ही एक दो लोगों ने पूछा था, सेकंड रो में भी दे दो। नोट्स हैं? ओके, अच्छा जी, अब कल जो हमने दो एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी उनके ऊपर ये रूल लगा लेते हैं। IFRS कितने लोगों ने बाय कर लिए हैं? कितने लोगों के घर पहुंच गए हैं? घर तो शायद 6-7 दिन में पहुंचेंगे। ओके, कितने दिन दिए आई के अपने पहुंचने? 10 दिन। ओके, अच्छा जी, हमने कल पॉइंट 1 पढ़ा था। पॉइंट 1 हम क्या बना रहे थे? कोई प्रोसेस। इंटेंजिबल का नाम क्या है? प्रोसेस, रेसिपी, किसी चीज़ के बनाने का कोई तरीका था, प्रोसेस। और इसकी लाइफ गिवन थी कितने साल? 10 साल। और ये हम क्या कर रहे थे? ये जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे थे, परचेज किए हैं या आहिस्ता आहिस्ता इनकर कर रहे थे? तो बोलें ये इंटरनली जनरेटेड प्रोसेस है। बोलें तो ये किताब का पेज नंबर 26, इंटरनली जनरेटेड प्रोसेस है। पहला सवाल ये हो गया। तो ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड तो नहीं है, मैसेज तो नहीं है, पब्लिशिंग टाइटल तो नहीं है, कस्टमर लिस्ट तो नहीं है। तो अब ये इंटरनली जनरेटेड प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कल की बहस के मुताबिक ये इंटेंजिबल है। अगला सवाल क्या होगा कि ये इनटेंजिबल अमोर्टाइज करना है या नहीं करना। तो क्या ये प्रोसेस है या गुडविल है? क्या ये इनडेफिनेट लाइफ है या 10 साल गिवन है? क्या ये डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है या लॉन्च हो चुकी है? लॉन्च हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है। क्या हमारे साल साइंसदान घरों में जा चुके हैं? तो इसका मतलब है इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो ये अदर्स है। तो जो आज डिस्कशन की है इसको अमोर्टाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसी कोई इंडिकेशन सवाल में दी नहीं कि इसे इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, तो इसको सिर्फ क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। अगला, कल की डिस्कशन के मुताबिक एक्वायर किया था नया सॉफ्टवेयर, तो ये परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरनली जनरेट चीज़ होती है उसमें ये सवाल पैदा होता है कि ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है। ये इंटरनली जनरेट नहीं हुआ हुआ, इसलिए इसमें रिसर्च डेवलपमेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें ये सोचना है IAS 16 की तरह किन चीज़ों को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है और किन को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या गुडविल है? क्या ये डेवलपमेंट हम खुद कर रहे हैं या बना बनाया खरीदा है, जो आज हमने डिस्कशन की। और तीसरा और आखिरी सवाल ये है, इसकी लाइफ इंडेफिनेट है या लाइफ के बारे में डाटा गिवन है। तो जब लाइफ के बारे में डाटा गिवन है तो इसको फिर क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। और अगर कोई इंडिकेटर हुआ तो इसे किससे गुजारेंगे? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। तो आज के बाद जैसे ही इंटेंजिबल्स का सवाल आएगा पेपर में, तो दो चीज़ें जहन में रखनी है। पहले डिसाइड किया करें इंटेंजिबल है भी नहीं, और जब डिसाइड हो जाएगा इंटेंजिबल है तो फिर ये सोचा करेंगे अमोर्टाइज करना है या नहीं करना। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट आता था, बिल्डिंग और प्लांट को डेप्रिशिएट करते थे, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते थे। ओके जी, पॉइंट 4 बता दें जी। जी, कितने हज़रात कहते हैं ये इंटेंजिबल है?
कितने हजरात कहते हैं ये इंटेंजिबल नहीं है? हाइब्रिड में तो दोनों सवालों पे किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसमें दोबारा पूछ रहा हूँ। कितने लोग कहते हैं ये इंटेंजिबल है? कितने लोग कहते हैं ये इंटेंजिबल नहीं है? चलें ठीक है, अब हाथ खड़े कर दिए हैं भाईजान। आप भी हाथ खड़ा करें। दानिश, कोई सवाल है आपका? अच्छा, वैसे ही हाथ खड़ा किया। तो अब सवाल मेरा ये है आपसे कि ब्रांड, कल की डिस्कशन जो हमारी हुई थी उसके मुताबिक ब्रांड की मुझे बता दें, खुद बना रहे हैं या बना बनाया खरीदा है? बना बनाया खरीदा नहीं है। IAL spend 10 million on development of a brand। तो ब्रांड या कस्टमर लिस्ट या मेथड अगर खुद डेवलप कर रहे हो तो मैंने कहा था इसकी रिसर्च डेवलपमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, इसको सीधा सीधा एक्सपेंस में डाल देना है। ये तो हमारा इंटेंजिबल, क्या ये इस काबिल है कि ये बैलेंस शीट के मुंह पे आए? तो कल की क्लास अगर ली थी तो बैलेंस शीट के मुंह पे जो नहीं आना तो फिर नोट में भी नहीं आएगा। अगर नोट में आ जाएगा तो नोट का टोटल बन के तो बैलेंस शीट के मुंह पे भी आ जाएगा, तो मुंह पे थप्पड़। तो ये बैलेंस, ये मुंह पे आने के काबिल नहीं है। ये नाखून, जैसे नाखून मुंह पे आने के काबिल नहीं होता, ऐसे ही ये ब्रांड खुद बनाया है तो मुंह पे आने के काबिल नहीं है। इसकी जो जगह है P&L में, एक्सपेंसेस में, इसको वहीं रखेंगे। माशाल्लाह, आई कैप का अल्लाह भला करे और भाग लगाए। उसने जो है वो परेशान करने के लिए 10 साल उम्र भी दे दी ताकि 10 से बच्चे 10 डिवाइड करें। 10 डिवाइडेड बाय 10, ज़बरदस्त। 1 रुपया अमोर्टाइज करो, चिक के रखो, बैलेंस शीट में भी शो करो। तो ये इस चक्कर के अंदर उसने ज़रूर डाला था लाइफ देके कि ये 10 साल फ़ायदा देगा। और भाईजान, जो चीज़ बैलेंस शीट में आने के काबिल ही नहीं, उसकी लाइफ देके हमारी लाइफ को परेशान क्यों कर रहे हो? तो ये तो बैलेंस शीट में आने के, तो पास का तजर्बा ये रहा है कि जो आखिरी महीना चल रहा होता है अगस्त का, उसमें ऑनलाइन वाले अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये एडजस्टमेंट दोबारा बता दें। तो उनके लिए ये इधर मैं लिख रहा हूँ, ये इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है और मैं उन्हें कहूँगा जो मैंने लिखवाया था उसकी तस्वीर भेज दें। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, इसलिए ये इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने खरीदा होता तो ब्रांड ये इंटेंजिबल होता, तो जब होता तो खोते को डेप्रिशिएट भी करते। ओके, चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट, ये पढ़ा हुआ है आपने? मिसाल के तौर पे आपने सोचा था कि मैंने एक 100 रुपये का एसेट खरीदा है, 100 रुपये का एसेट खरीदा है, तो मैं इसको जो है वो डेप्रिशिएट करूंगा 25, 25, 25 और 25। 4 सालों में एसेट की कॉस्ट है 100 रुपया, लाइफ कितनी है? 4 साल। यह आपने ओरिजिनली सोचा था। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े थे, इधर खड़े थे पहले साल के एंड पे, तो पहले साल के एंड पे एसेट को इस्तेमाल करके आपको अंदाज़ा हुआ कि एसेट में से ची ची की आवाज़ें आ रही हैं। तो आपने कहा मैंने तो सोचा था ये 4 साल चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये 4 साल तो दूर की बात, ये अब टोटल 3 साल या बकाया 2 साल निकाल जाए तो भी बड़ी बात है। ये अब टोटल 4 साल नहीं चलेगा। जिस वक्त हम यहां पे खड़े थे तो हमने सोचा था ये 4 साल हमारे साथ रहेगा, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए और हमने एक्चुअली देख लिया कि क्या हालात चल रहे हैं इसके, तो हमने सोचा कि यार हमने जो अंदाज़ा लगाया था वो अंदाज़ा तो मुनासिब नहीं था। अब आप 2 फिक्रे बोल सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है
कि इट्स टोटल लाइफ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3 या इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 2 years। दोनों बातों का एक ही मतलब है, जिस मर्जी अंग्रेज को बिठा लें वो भी कहेगा इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो रिमेनिंग लाइफ इज 2 years या टोटल लाइफ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3 years। अब आपने क्या करना है, जब भी लाइफ रिड्यूस हो जाए you have to calculate the BB. You have to calculate the BB. If BB is there, now you can solve easily the remaining part of question. So, if you are standing here, the BB is 75. 100 minus 25 आजकल क्या आ रहा है 75। अब आपने 75 की BB जब कैलकुलेट कर ली, now the remaining life of BB book value is only 2 years. Now you are supposed to depreciate 70 उर्दू में। अब आपने क्या करना है, 75 को कितने सालों में खत्म करना है, 2 सालों पे। साथ वाले का कैलकुलेटर पकड़ें, 75 को 2 से डिवाइड करें, 37.5। तो अब आप कितने सालों में इस एसेट की जान ले लेंगे, 2 सालों में। 37.5 दूसरे साल और 37.5 तीसरे साल, और तीसरे साल के एंड पे इस एसेट की बीवी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं, चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट। तो सवाल लिखें इसका, नीचे आगे इसका सोल्यूशन लिख लें। अब आप 37.5 माइनस में इसलिए लिख रहा हूं कि डेप्रिसिएशन है। तो वी परचेज्ड एसेट ऑन 1 जनवरी 2010। ये छोटा सा सवाल लिख लें, वी परचेज्ड एसेट, साथ वाले रजिस्टर पे लिख लें, नहीं जगह तो। वी परचेज्ड एसेट ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर ₹100। फॉर ₹100 वी परचेज्ड एसेट ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर ₹100। दानिश ये सवाल टाइप करा के किताब में डलवा दें। For ₹100 on 1 January 2010, having life of 4 years. Having life of 4 years. We purchased an asset on 1 January 2010 for ₹400, having life of 4 years. Full stop. Oh, 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 oh के बाद वो क्या, ये वाली डंडा और उसके नीचे नुक्ता ये वाला, oh। ऑन 1 जनवरी 2011, ऑन 1 जनवरी 2011, जी बिल्कुल, टोटल लाइफ इज रिड्यूस्ड, जी बिल्कुल, टोटल लाइफ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3 years। टोटल लाइफ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3 years, और रिमेनिंग लाइफ, ये इमरजेंसी एग्जिट वो है, और रिमेनिंग लाइफ इज 2 years। नीचे लिखें, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन एस्टीमेट। सॉल्यूशन अब शुरू कर दें। इट इज कॉल्ड एज चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा जी, अब पहला साल कौन सा है, 2010, दूसरा 11, तीसरा 12। तो लिखें, सो इन 11 and 12 वी विल डेप्रिशिएट बाय 37.5। सो इन 11 and 12 वी विल डेप्रिशिएट बाय 37.5। ओके, जा रहे ये, जल्दी से नोट करें, जा रहा, रोक लें इसको, जाने दे इसको, वापस आ गया। चलो पढ़ लें जी, पॉइंट नंबर 5 पढ़ लें। कोई माई का लाल यानी कोई वालदा का अच्छा बच्चा ऐसा करे कि इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बता दे। पॉइंट 5,
इस बार पहले इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। कोई फिगर फुगर्स निकाल दें जो आपने शो करानी है, फिगर्स फुगर्स निकाल दें कैलकुलेटर पे। द लाइसेंस अपेयरिंग इन IAL's बुक्स, लाइसेंस जो IAL's की बुक्स में नजर आ रहे हैं वॉज इशूड बाय गवर्नमेंट। जाहिर बात है आमतौर पे गवर्नमेंट ही लाइसेंस इशू करती है, आप तो नहीं साथ वाले को कहेंगे चल असली का लाइसेंस मेरी तरफ से ले लें। द लाइसेंस अपीयरिंग इन IAL's बुक्स वॉज इशूड बाय गवर्नमेंट। लाइसेंस किसने इशू किया? गवर्नमेंट ने, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। लाइसेंस जो आपको कहते हैं किताबों में नजर आ रहा है 15 मिलियन का जो आपको लाइसेंस नजर आ रहा है साल के शुरू वाला, कहते हैं वो हुकूमत ने दिया था इनडेफिनिट पीरियड के लिए। मिसाल के तौर पे है भुट्टो का ज़माना था, आप भुट्टो के पास गए, भुट्टो से जाके कहा भुट्टो हाउ आर यू, भुट्टो मुझे लाइसेंस चाहिए। भुट्टो ने कहा ठीक है मैं आपको लाइसेंस देता हूँ। किस चीज़ का लाइसेंस चाहिए जी? मुझे असलहे का या इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, या मुझे मच्छियाँ निकालने के लिए फ़िशिंग लाइसेंस चाहिए। तो आपने लाइसेंस ख़रीदा, आपने भुट्टो से पूछा भुट्टो कितने अरसे के लिए यह लाइसेंस हुकूमत मुझे दे रही है? भुट्टो ने कहा ऐसी बातें ना करो, जाओ ये लाइसेंस हमेशा तुम्हारा है, परेशान ना हो, जब तक इस लाइसेंस को इस्तेमाल करो में कोई पूछने वाला नहीं है। द लाइसेंस अपीयरिंग इन IAL's बुक्स वाज इशूड बाय भुट्टो गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। भुट्टो के ज़माने में कितने अरसे के लिए मिला था इसको? इनडेफिनिट पीरियड के लिए। हाउएवर ऑन 1 जनवरी 16 किसकी हुकूमत? इमरान खान आ गया था? नहीं आया था, नवाज शरीफ था। हाउएवर ऑन 1 जनवरी 16 का नवाज शरीफ ने बुलाया, शरीफ इधर आ, नवाज शरीफ ने बुलाया इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड के ओनर को, इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड के ओनर को बुलाया और बुला के कहा कान इधर कर, ये लॉ भुट्टो वाला लॉ हम बदल रहे हैं, भुट्टो वाला लॉ बदल रहे हैं। और भुट्टो ने लॉ बनाया था ये लाइसेंस इनडेफिनिट पीरियड के लिए हैं, लेकिन अब नए लॉ के तहत हर 10 साल बाद तुम्हें ये लाइसेंस क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा, यानी आपको और पैसे देने पड़ेंगे और हर 10 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। मुझे बता दें ये जो फिलहाल मैंने 15 मिलियन का किताबों में शो किया हुआ है, ये 15 मिलियन मुझे नए लॉ के तहत अब ये कितने साल और कोई पैसे रिन्यू कराने के नहीं देने पड़ेंगे? 10 साल तक। तो 1 जनवरी 16 हमारे साल का मिड है, हमारे साल का मिड है। तो हमारे साल के मिड में एक धमाका हुआ। इस सवाल में क्या धमाका हुआ था? इस सवाल में दूसरे साल के एंड पे धमाका हुआ था कि इसकी बकाया लाइफ 4 से गिर के या बकाया लाइफ 2 पे रह गई थी, इसकी बकाया लाइफ 2 पे रह गई थी। इस सवाल में क्या हुआ है? इसकी लाइफ जो है वो जो भुट्टो के ज़माने के अंदर जब हमने इसको ख़रीदा था तो भुट्टो ने ये कहा था कि भाईजान ये एसेट आप जो है वो यूज़ कर लो हमेशा के लिए, ये एसेट आप यूज़ कर लो हमेशा के लिए, ये एसेट आप यूज़ कर लो हमेशा के लिए, जब तक मर्ज़ी ये एसेट यूज़ करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। मुक जा यार, जब तक कोई आपको पूछने वाला नहीं, ये एसेट आप यूज़ कर लो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ये एसेट आप यूज़ कर लो। ये किसने कहा था? भुट्टो ने कहा था। लेकिन 30 जून 16 वाला हमारा साल था और 1 जुलाई 15 हमारे साल का पहला दिन था। तो 1 जनवरी 16 को नवाज शरीफ ने बुलाया, कान खोलने को कहा, हमारे कान में बोला पुत्र बकाया लाइफ सिर्फ कितने साल है? 10 साल। क्या हमारे ख्वाबों की धज्जियां बखेर दी इसने ये कह के कि बकाया लाइफ कितने साल है? 10 साल। अब बता दें अगर मैं कॉस्ट को पकड़ के 10 पे डिवाइड करूंगा तो ये कितने अरसे की डेप्रिसिएशन आएगी? पूरे साल की। लेकिन मुझे पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कितने महीने की चाहिए? 6 महीने की। तो याद रखिएगा कॉस्ट को अब जब भी लाइफ से डिवाइड करेंगे तो वो फैक्टर कितने साल की डेप्रिसिएशन देगा? पूरे साल की। हमें पूरे साल की चाहिए या 6 महीने की? 6 महीने की चाहिए। तो पिछले सवाल में 4 से लाइफ गिर के 3 पे रह गई थी, इस सवाल में इनडेफिनेट से गिर के 10 पे रह गई है।
तो 10 साल पे अमोर्टाइज पहले 6 महीने करें या पहले 6 महीने तो भुट्टो वाली बात ही चल रही थी, तो पहले 6 महीने तो हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं क्योंकि उस वक़्त कोई नया लॉ नहीं आया था। अब 1 जनवरी 16 को जब नया लॉ आया है तो पता चला कि ये लाइसेंस 10 साल बाद नए पैसे देके रिन्यू कराना पड़ेगा। तो फिलहाल जो 15 मिलियन दिए हैं उनको कितने सालों के ऊपर अमोर्टाइज कर दें? 10 सालों के ऊपर, क्योंकि 15 मिलियन ने फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाने कितने सालों में? 10 सालों में। क्लियर? जनवरी को अगर रिपेयर होता तो वो वैल्यू लाता। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो तो डाटा गिवन होता करते। तो 1 जनवरी 16 से 1 जनवरी 26 तक इसने हमारे साथ रहना है लाइसेंस ने। तो इसका मतलब है अब आगे हमें हालात माड़े नज़र आ रहे हैं या अभी तक उसी तरह के नज़र आ रहे हैं? माड़े, वीक हालात नज़र आ रहे हैं इस इंटेंजिबल के। इसलिए इसको ऐसा ऐसा फारिग करें, किताबों से निकालें, क्योंकि ये इंटेंजिबल आपसे 10 साल साथ देगा। तो कॉस्ट बोले ऊपर सवाल में गिवन है द लाइसेंस अपीयरिंग इन IEL बुक्स। जब हमने कब पढ़ा ना द लाइसेंस अपीयरिंग इन IEL बुक्स, तो फिर हमने यहाँ देख के कहा मेरा नज़र तो मार के आए है कितने का? कितने के? 15 का। सोचा क्या था कितना अरसा साथ रहेगा? इनडेफिनेट। लेकिन अब वो 10 साल साथ रहेगा। तो कॉस्ट पकड़ें, लाइफ पकड़ें 10, ये फैक्टर 1.5 1.5 1.5 तो 1 साल की डिडक्शन दे रहा है। या अमोर्टाइजेशन हमें कितने महीनों की चाहिए? 6/12 0.75। सो इसके खरीदने की एंट्री भी करेंगे इस साल, या ये बहुत पुराना खरीदा हुआ है? पता नहीं कब का खरीदा हुआ है, ऑलरेडी किताबों में नजर आ रहा है, साल के शुरू में भी किताबों में पढ़ा हुआ था। तो ये ओपनिंग है, एडिशन की कोई एंट्री नहीं होगी। तो कल से हम इनकी एंट्रीज कर रहे हैं। अगर आप 0.4 की एंट्री भी करवाना चाहें, वो मैंने करवानी नहीं है ज़रूरत। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बस 10 रुपये आपने ब्रांड अपना बनाने के लिए किया, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अगर 0.4 की कोई एंट्री लिखना चाहे, असल 0.5 की एंट्री बताएं आप। 0.5 में इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी या ऑलरेडी लैंड की तरह किताबों में नजर आ रहा था और समझा था हमने हमेशा ही साथ देगा, लेकिन अब ये इसने कितना ऐसा साथ देना है? सिर्फ 10 साल। तो सिर्फ एक एंट्री होगी इसकी, वो एंट्री बोल दें अमोर्टाइजेशन डेबिट अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कितने से? 0.75। ये इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। IEL uses the cost model to value its intangible and amortize them on a straight line basis. Okay, चलें जी, अब 5-10 मिनट लगाएं और इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें और इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल्स फॉर इंक्लूजन इन IEL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड्स। जी भाई, कंपनी का नाम बताएं। इंटरनेशनल एसोसिएट लिमिटेड। SOCI बनानी है, SOFP बनानी है, या नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भाईजान ये जो कुछ भी है इसको साथ साथ याद रखते हैं, फिर अगले टॉपिक्स आएंगे तो इतवार के लिए आपको MCQs मिला करेंगे उसके कुछ, तो इसलिए फिर आप अगर इनको साथ साथ चीज़ों को नहीं करेंगे और इतवार पे छोड़ेंगे तो फिर इतवार तो संडे होता है और संडे आ जाए तो फिर संडे भाग जाते हैं। नो उर्दू वाले, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16। अच्छा जी, नोट का नाम क्या रखें? 5000 का नोट, नोट का नंबर जो मर्जी रख लें, मिसाल के तौर पे 16 नंबर नोट। इन टेंजिबल्स सबसे हाँ जी जी अब्दुल्ला, राइटिंग। अच्छा चलें ठीक है, अब से ऑनवर्ड्स मैं कर देता हूं। फिलहाल मैं पढ़ दूं IEL नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16 इंटेंजिबल्स। अब से ऑनवर्ड्स मैं बड़ी कर देता हूं। अच्छा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें हमारे सवाल में कौन कौन से इंटेंजिबल्स आ रहे हैं। बहुत से ब्रांड्स आ रहे हैं हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, एक लाइसेंस आ रहा है। और ये कब आ रहा है? साल के शुरू में। ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, आगे लाइसेंस। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन में देख लें, कोई नया एसेट और आना हो।
एक ये प्रोसेस है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो पुराना वाला सॉफ्टवेयर और नया वाला इकट्ठा ही हो जाएगा, और उसके बाद ये लाइसेंस है। तो लाइसेंस तो हमने कॉलम डाल ली है, तो एक कॉलम किसका डाल लें? प्रोसेस का। अच्छा, एक कॉलम जो है वो टोटल का भी होता है, लेकिन वो आजकल आईकैप के सवालों में रिक्वायरमेंट आ रही है कि टोटल का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको टोटल भी किया जा सकता है। ओके, अब जी इसका फॉर्मेट क्या होगा? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, यानी कि कॉस्ट वगैरह इसकी। ग्रॉस का मतलब है डेप्शन वगैरह माइनस नहीं हुई, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। और अगर अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आएगा किसी सवाल में तो उसके लिए हम फिर एक नई लाइन डालेंगे। अच्छा, और सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस। जी, ब्रांड्स का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? इधर आओ, 280 15, 280 15। और प्रोसेस तो इस साल इंटेंजिबल बना, पिछले साल जितना भी खर्चा हुआ था, कल बात हुई थी, वो एक्सपेंस में चला गया था क्योंकि बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी। ब्रांड्स कितना मोटाइज हो चुके थे? 40, सॉफ्टवेयर 48, लाइसेंस इनडेफिनेट लाइफ था साल के शुरू में, साल के शुरू में। ओपनिंग का मतलब होता है 1 जुलाई 15। तो एसेट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, इट इज कॉल्ड एज नोट। तो लाइसेंस का ओपनिंग बैलेंस, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी 0, अगर इसकी कॉस्ट 0 तो अकमुलेशन भी 0। ओके, वर्किंग्स। अच्छा, अब ये वर्किंग्स करनी है ना, उसमें जनरल एंट्रीज नहीं करनी कल की तरह। मैं कल वाला काम आपको सारा दोबारा करवाऊंगा, लेकिन विदाउट एनी जनरल एंट्री, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से हम काम करेंगे ताकि जो हमें फिगर चाहिए सिर्फ वही वाली यहां पे नजर आए और कोई फिगर हमें नजर ना आए। तो अब 1 बाय 1 चीजों को लेके चलते हैं और एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। जी भाई, पिछले साल तक इस प्रोसेस पे कितना खर्चा हुआ था? 20 का। इस साल 9 महीने कितना खर्चा हुआ? 45। इस साल किसी एक दिन पता चला कुछ बेहतर हो गया है, इससे पहले ये बेहतरी नहीं थी, तो इसका मतलब है 30 सितंबर से 1 अप्रैल के 6 महीने को मैंने बैलेंस शीट के मुंह पे डालना है, यानी एसेट में रिकॉर्ड करना है। अब 20 को मैं अपनी वर्किंग में कहीं नहीं लेके जाऊंगा, 20 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 45 अगर 9 महीने की उनकी तनख्वाहें हैं साइंसदानों की, तो उनमें से जुलाई अगस्त सितंबर की तनख्वाहें तो खर्चे में चली जाएंगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इसकी तनख्वाहें क्या हो जाएंगी? अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको कहूंगा कि ये रेड मार्कर से जो है वो मैं लिखूंगा यहां पे कि जो इसके 3 महीने हैं वो डेंजरस हैं, और जो है वो मैं ग्रीन मार्कर से लिखूंगा इसके 6 महीने डेंजरस नहीं है। तो 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 इस काबिल है कि एसेट के मुंह पे आए। कल इस एंट्रीज इसकी हो चुकी हैं, लेकिन पेपर में एंट्रीज तो नहीं करनी, पेपर में तो ऐसे ऐसे सोचा करेंगे। तो नंबर 1 45 डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 20 को कहीं नहीं लेके जाना, वो जो ऊपर वाला 20 है। क्या जवाब आ गया? 30। इसको किस में डाल दें? एडिशन में डाल दें। ये 30 वो साइंसदानों को दी हुई तनख्वाह है जो ऐसे अरसे में दी थी जब डेवलपमेंट अच्छी वाली चल रही थी, इसको कैपिटलाइज कर दिया। और साथ ही इसकी लाइफ सवाल में दी हुई है 10 साल, तो इसको अमोर्टाइज कर देते हैं। लेकिन अमोर्टाइज करने से पहले देखते हैं ये प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश कब हो गया था? फिनिश हो गया था मार्च में, तो अमोर्टाइज सिर्फ करेंगे अप्रैल मई और जून। तो 30
डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12 0.75 0.75 की एंट्री बताएं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, इसको बढ़ा दें प्लस करके। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस P&L में चली जाएगी, P&L में अभी बना नहीं रहा। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता था डेबिट, और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट क्रेडिट का मतलब इसको बढ़ा दें। तो अब सॉफ्टवेयर की मैं वर्किंग्स कर लेता हूं 3, 4, 5 लिख के, यहां तक नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जी। पहले क्या करेंगे, पुराने को अमोर्टाइज करेंगे। तो पुराने की अमोर्टाइजेशन निकाल लें। पुराने की कॉस्ट तो ये अवेलेबल है 80 ऑन यकम अगस्त 15, यकम अगस्त 15 की डेट को इग्नोर करेंगे क्योंकि इससे एग्रीमेंट हुआ है। ऑन यकम अगस्त 15 ERP सॉफ्टवेयर विच वुड रिप्लेस, जो रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को। इसका मतलब है विच वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? कर दिया है इसने यकम अगस्त को या कर देगा? कर देगा। किस दिन कर देगा? जिस दिन नया आएगा सॉफ्टवेयर उस दिन पुराना अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो विच वुड रिप्लेस बड़ा अच्छा लफ्ज लिखा होता है इसने, विच वुड रिप्लेस, जो रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को। तो फिलहाल एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की मुझे बता दें किस दिन तक इस्तेमाल होता रहा? यकम अप्रैल तक। तो यकम अप्रैल 6 महीने तक नहीं, 9 मंथ्स। तो पुराने की कॉस्ट पकड़ी डिवाइडेड बाय लाइफ, इसकी 5 इंटू इसकी लाइफ ऊपर दी हुई है सवाल में 12। ये पुराने की क्या आ गई? अमोर्टाइजेशन। ओके, अच्छा इसके बाद नई की अभी छोड़ें। पुराने क्या IFRS पहुंच गए आपके घर? अच्छा चलो जाओ। अच्छा अगला सवाल अब ये होगा कि इसकी पुराने की अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्या है। तो अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आपको पता है डिस्पोजल के वक्त मुझे इसकी चाहिए अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, डिस्पोजल के वक्त अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन चाहिए। तो ब्रॉड डाउन में इस साल की अमोर्टाइजेशन जमा कर देंगे तो ये आ जाएगी बेचने वाले दिन तक की अमोर्टाइजेशन। तो ब्रॉड डाउन अमोर्टाइजेशन कितनी है? 48। इस साल के 9 महीने की 12, टोटल 60। डन। अच्छा अब तीसरी चीज, नया खरीदा, उसकी कॉस्ट 115 जमा 5। 2 को पेपर में इग्नोर कर देंगे, 2 पेपर में कहीं शो करने की जरूरत नहीं। 115 जमा 5 कॉस्ट किसकी? न्यू की। 115 जमा 5 इज इक्वल टू 120। और चौथी चीज, अच्छा वो असल में ना इसकी पहली दूसरी तीसरी में कह रहा था। अच्छा जी, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज। अब क्या करना है? न्यू की अमोर्टाइजेशन, न्यू की कॉस्ट लाइफ 10 साल, और न्यू इंस्टॉल कब किया? यकम अप्रैल को। तो अप्रैल में ये वाली वर्किंग आपने पेपर में शो करनी है। उसे वो एंट्रीज नहीं करने बैठ जाना जी। इंटू 3/3। कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन हो तो आप इधर भी ब्रैकेट में कर सकते हैं,
छोटी मोटी कैलकुलेशन इधर भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर की एडिशन है तो आपने उधर शो नहीं करनी, तो छोटा सा करके इधर 115 जमा 5 इधर भी शो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है इसको अलग ही रखें आप, ताकि नोट के फॉर्मेट के अंदर प्लस माइनस करना आपको नजर ना आए। अच्छा जी, अब इन सारी फिगर्स को जो है वो पोस्ट करना है, और पोस्ट करने से पहले इनकी जर्नल एंट्री जहन में होनी चाहिए। इन दोनों की जो जर्नल एंट्री है वो आप मुझे बता दें, ये कितनी आ गई है? 3। इन दोनों की जर्नल एंट्री बता दें, 12 और 3 रुपए की। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट 15 रुपए से, और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कितने रुपए से? 15 रुपए से। तो अमोर्टाइजेशन किसकी है जी? सॉफ्टवेयर की। 12 पुरानों की और 3 न्यू की। इन दोनों की एंट्री क्या हो गई? अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ठीक है जी, इस 12 की और इस 3 की एंट्री, अमोर्टाइजेशन डेबिट और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट का मतलब है अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को अकामुलेट करते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होगी। डन। अच्छा, अब बता दें इस 60 की एंट्री जो है वो क्या होगी? इस 60 की एंट्री क्या होगी? इस 60 की एंट्री कैश डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट, सॉफ्टवेयर ओल्ड की कॉस्ट क्रेडिट, अगर गेन आया इधर, लॉस आया इधर। अब इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ रिडंडेंट किया है, इसका मतलब है इसको बेचा किसी को नहीं, ये 0 हो गया। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 60, इसकी कॉस्ट क्योंकि ये एक है वही वाला सॉफ्टवेयर है, वो अनइंस्टॉल कर दिया, तो इसकी कॉस्ट 80, लॉस कितना आ गया? 20। अब मोहतरम, ये जो नोट है जिसे हम इंटेंजिबल्स का नोट कहते हैं, नोट कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एसेट और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन का लफ्ज जहां जहां आ रहा है एंट्री में उसको पोस्ट कर देना। अब कैश को देख के हम कहेंगे यानी इसको नोट में कहीं लेके नहीं जाना। इसी तरह P&L को देख के हम कहेंगे इसको नोट में कहीं लेके नहीं जाना। हम सिर्फ किसको देखेंगे? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को। एसेट कम हो रहे, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन कम हो रही है, एसेट भी कम हो रहा है, जा हमारे पास से एसेट कम हो रहे, जा अपनी चीजें भी अपने साथ ले जा। तो ना कैश कहीं जाएगा ना P&L कहीं जाएगा, एसेट कम हो गया और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन कम हो गई। ये 2 चीजें हमारी कम हो गई, और यहां पे लफ्ज लिखेंगे जा। एसेट तू भी जा और अपनी बीवी को भी ले जा। ठीक है, एसेट मियां, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन बीवी। ठीक है जी, बच्चों को इधर रहने देंगे, किसको स्कूल में डाल देंगे इनको। चलें जी, लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा इग्नोर, मैंने आते थे पहले थे। पॉइंट 4, तो पॉइंट 4 में एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो एडिशन रह गई, कोई नहीं भाई, आ जाए दोबारा आप जी मोहतरम, रीस्टार्ट कर। ये एडिशन की एंट्री रह गई 120, इंटेंजिबल डेबिट। तो इंटेंजिबल को डेबिट कर दें, एडिशन कितना? 120। अब सवाल में अगली एडजस्टमेंट की तरफ उस तरह चलें धीरे धीरे, किसी को पता भी ना चले। पॉइंट 4, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट या इंटेंजिबल बैलेंस शीट के मुंह पे शो कर दें?
अगर बैलेंस शीट के मुंह पे शो करेंगे भी तो कोई पूछेगा ये क्या है, आप कहेंगे खुद ब्रांड बनाया है तो IS 38 थप्पड़ मारेगा। अपने बनाए हुए ब्रांड जो है अपने पास रखो अपनी पॉकेट में, बैलेंस शीट के मुंह पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन कितनी निकाली आपने? 0.75। तो लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बोलें 15, लाइफ 10 साल इंटू 6/0.75। क्या एंट्री बनी जी? अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। सॉफ्टवेयर सोचा था 10 साल साथ देगा, सोचा था जिंदगी साथ देगा, लेकिन इसने कहा मैं 10 साल साथ दूंगा, उसमें से हमारे साल 6 महीने साथ दिया। तो सॉफ्टवेयर कितने लाइसेंस तो लाइसेंस कितने से अमोर्टाइज होगा? 0.75 से। एंट्री बोले अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट का मतलब बढ़ा दें। अब्दुल्ला भाई पहले तीनों लेक्चर अपलोड हो गए ना दानिश यूट्यूब के ऊपर, पिछले 3 दिन वाले? हाथ खड़ा करके जरा बता दें, इधर किसी को पता है? हाँ हो गए, ठीक है। 2 हुए, तीसरा भी फिर करवा दो ताकि ये जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उसको कवर अप कर लें। ओके चलें जी, अमोर्टाइजेशन डालें किसकी डालें? लाइसेंस की। कितनी? 0.75। सॉफ्टवेयर और प्रोसेस लाइसेंस को देख के हंस रहे होंगे तू भी हमारी बिरादरी में आ गया, बड़ा कहता था इनडेफिनेट लाइफ है, ये है वो है, चल साढ़े नाल आ जा। तो अब ये भी इन्हीं की बरादरी से ताल्लुक रखता है। शेख प्राचा भी अब शेख हो गया, और शेख ने कहा मैं 10 साल में खत्म हो जाऊंगा। तो अब मोहतरम सवाल के अंदर कुछ रह गया तो बता दें। हाँ, एक सवाल के टॉप पे अगर आप जाएं तो ब्रांड्स पिछले सालों में अमोर्टाइज हो रहे हैं, तो चाचूस को इस साल नहीं अमोर्टाइज करेंगे, तो ब्रांड्स को इस साल में अमोर्टाइज करेंगे। धीरे धीरे ऊपर आए, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बाबा। ये ब्रांड कौन से हैं जो बैलेंस शीट के मुंह पे भी नजर आ रहे थे पिछले साल? ये ब्रांड्स कौन से हैं जो पिछले साल बैलेंस शीट के मुंह पे भी नजर आ रहे थे और पिछले सालों में इनको अमोर्टाइज भी कर रहे थे और इनकी लाइफें भी गिवन है? ये कौन से ब्रांड्स हैं? ये वो ब्रांड्स हैं जो खुद नहीं बनाए हुए बल्कि बने बनाए खरीदे होंगे। शायद ये परचेज ब्रांड्स हैं या ये हैं ही परचेज ब्रांड। तो ये कल वाली डिस्कशन है हमारी। तो इसलिए ब्रांड्स पिछले सालों में इतना अमोर्टाइज हो चुके हैं, इस साल अमोर्टाइज होंगे, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने अमोर्टाइज करना है। 40 को छुपा दें, ये तो पिछले सालों के अमोर्टाइजेशन है। 200/10 आजकल क्या आ रहा है? 20। तो मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं 0.8 ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन। बोलें तो 200/20 ठीक है। इसकी अमोर्टाइजेशन आ गई ब्रांड्स की। यार अगर टाइम आप बचा ना, वैसे तो मेरे ख्याल से निकाल लीजिएगा पेपर में, बेटर होगा। इसके साथ छोटा सा वर्किंग 1, वर्किंग 2। अब ये तो इतना छोटा है कि उधर हाइब्रिड वाले को नजर भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं सिर्फ। वर्किंग 3, 12 किधर है? नहीं 12 तो अब वो उसमें ऐड हो गया ना। और आगे क्या है? ये 15 है, तो 15 कहाँ से आ रहा है? 3 एंड 6 से आ रहा है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा सर्कल लगा के इसको लिख दें तो बेहतर होगा। अच्छा जी, अब ये प्लस माइनस जो फिगर्स को कैसे करना है वो देख लें। अच्छा ये ना परेशान होइएगा कि इनकी भी तो लाइफ्स गिवन थी। भाईजान बिल्कुल सॉफ्टवेयर की लाइफ गिवन थी, लेकिन मैंने वो उसको 5 से डिवाइड भी तो कर दिया पुराने वालों को। और इनकी शुरू में तो इंडेफिनेट लाइफ थी, तो हमारे साल के पहले 6 महीने इंडेफिनिटी थी। वो तो हमारे साल के पहले 6 महीने इंडेफिनिटी थी। वो तो यकम जनवरी को नई गवर्नमेंट आई तो उसने आके मसला डाला। अब टोटल्स करवा दें। ब्रांड्स में कोई एडिशन नहीं, ये 200 क्या आ गया? ये वो 30 जून 16 है जो कि क्लोजिंग बनेगा, और इसके बाद अगले साल का सवाल अगर शुरू हुआ तो ये वाली फिगर जो है वो अवेलेबल होंगी। ये अगले सालों के ओपनिंग बनेंगे और हमारे सालों के क्लोजिंग। 80 वाला सॉफ्टवेयर तो बिक गया है ना, तो फिर नया वाला पड़ा हुआ है 120 वाला। लाइसेंस
15, प्रोसेस 30। जी अभी आपने कुछ साइन नहीं लगाना 60 के साथ, फिलहाल बस टोटल करते हैं। 40 जमा 20 60, 3 0.75 को अगर आप राउंड करके 1 भी लिख देंगे पेपर में तो कोई हरज नहीं है। 0.75। जब आप एक दफा टोटल कर लें इसके, तो टोटल करने के बाद फिर आपने नेगेटिव का साइन लगाना है, वरना वो साथ साथ आपको कंफ्यूज कर सकता है। इट्स टाइम टू कैलकुलेट बीवी, इट्स टाइम टू कैलकुलेट सीए। सीए क्या मतलब? कैरिंग अमाउंट। तो सीए और बीवी एक ही चीज है, डिफिकल्ट टू। अच्छा, तो सीए कैरिंग अमाउंट और बीवी बुक वैल्यू। आप पता नहीं क्या सोच रहे थे। तो सी और बीवी दोनों एंड पे आएंगे। बीवी लिख दूं, सीए लिख दूं? बीवी। ओके 200 माइनस 60 140, 14.25, 29.25। अब वो जो कल हमने डिस्कशन करनी थी वो लिखना शुरू करें। क्या डिस्कशन करनी थी? किसी अच्छे बच्चे को याद हो? नहीं याद? किसी एक को याद हो? हाइब्रिड क्लास के अंदर माइक पकड़ा दें। हाँ 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 बिल्कुल, आपने बोल दिया, पहले इनको सोचने दो। और भाई किसी को याद हो हाइब्रिड क्लास में से? क्या था? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, वेल डन। अगर टैक्स रिफंडेबल हो तो सॉफ्टवेयर की परचेज की एंट्री क्या होगी? सोचें जरा। अगर टैक्स रिफंडेबल हो तो सॉफ्टवेयर की परचेज की एंट्री क्या होगी? अच्छा जी, अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब इसमें लिखा हो ना 115 है इंक्लूडिंग टैक्स, तो इसका मतलब है इसमें टैक्स पड़ा हुआ है, इसमें टैक्स पड़ा हुआ है। जैसे आपको पता हो शायद सेल्स टैक्स का रेट पाकिस्तान में 17% है। अब आप आइसक्रीम का डब्बा खरीदें तो आपको आइसक्रीम का डब्बा 200 जमा 17% ऑफ 200 डेट इज 34। तो आपको अपनी जेब से 100 वाले 2 नोट निकालने पड़ेंगे, 10 वाले 3 और एक रुपए वाले 4 सिक्के। तो 234 रुपए आप दुकानदार को देंगे। इस प्राइस को कहते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्स, इसको कहते हैं टैक्स, और इसको कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब करना क्या होता है, हमने निकालना होता है टैक्स नहीं,
हमने निकालना होता है अगर टैक्स ना लगता तो ये चीज कितने की होती। अब अगर पेपर में आपको सिर्फ ये फिगर दे दे, पेपर में आपको सिर्फ ये फिगर दे दे और ये फिगर दे के पेपर में कहे द परचेज इज मेड एट 234 इंक्लूडिंग 17% टैक्स, इसका मतलब होगा इसमें 17% टैक्स पड़ा है, इसमें 17% टैक्स। अब अगर इसमें टैक्स ना पड़ा होता तो ये फिगर कितने पे होती, उसके लिए मैं एक कैलकुलेशन करूंगा। 234 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप 234 को 17% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे देखें ऐसी अजीब सी फिगर आ रही है कि कैलकुलेटर पॉइंट्स में चला गया है। अगर आप 234 को शर्माते शर्माते 17% से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आ रहा है 39.7। ये तो टैक्स है ही नहीं, टैक्स तो हमने कितने रुपए निकाला है, 34 रुपए निकाला है। तो अगर किसी चीज में कोई चीज पड़ी होगी यानी इसमें सेल्स टैक्स 17% पड़ा होगा तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 117 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 34 निकल आएगा, लेकिन बेहतर है 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या जवाब आया, 200। तो इसका मतलब है सेल्स टैक्स किसी चीज से बाहर निकालने का या कोई भी टैक्स किसी चीज से बाहर निकालने का तरीका यह है कि उसको डिवाइड करें उसकी परसेंटेज पे जिस पे पड़ा हुआ है। अब आपको पता है पाकिस्तान में अगर सेल्स टैक्स का रेट 17% है तो 100 जमा 17 इज इक्वल टू 117, तो फिर डिवाइडेड बाय 117 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस बुनियाद के ऊपर मोहतरम सवाल में देखें क्या लाइन लिखी हुई है, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग, अब ये 115 मिलियन भी है और 115% भी है। ये 115 इत्तफाकन उसने फिगर लिख दी, उसे ऐसी फिगर लिखनी नहीं चाहिए थी, बहरहाल मर्जी उसकी। तो ये 115% भी है और 115 मिलियन रुपीस में भी है इत्तफाकन। अब हम क्या करेंगे, 115 मिलियन तो 115 मिलियन पड़ा है 115% पे, हमें इसमें कितना चाहिए 100%, तो वो आ गया ₹100 मिलियन, ₹100 मिलियन आ गया। क्लियर। अब आप मुझे बता दें 115, 2 और 5 इन सब की जो एंट्री है वो क्या बनेगी। अब एंट्री में आपके सामने लिखने लगा हूं, सॉफ्टवेयर में 100 जाएगा या 115, 100 जाएगा, सॉफ्टवेयर में 100 जाएगा। अच्छा कौन कौन 100 जाएगा, अच्छा सॉफ्टवेयर में 100 जाएगा, सॉफ्टवेयर में 2 जाएगा, 2 जाएगा, 5 जाएगा सॉफ्टवेयर में, 100 जमा 5 105, 2 कहां जाएगा, ट्रेनिंग एक्सपेंस कितने में, 2 में, 2 चला गया जर्नल एंट्री में, 2 जर्नल एंट्री में चला गया, 5 चला गया जर्नल एंट्री में, 115 का 100 चला गया जर्नल एंट्री में, अकेला कौन रह गया, 15 को बुक करेंगे रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। ये खर्चा नहीं होगा हमारा। रिफंडेबल का मतलब होता है रिसीवेबल, रिफंडेबल का मतलब होता है वापस मिलेगी, वापस मिलने का मतलब होता है रिसीवेबल बुक करो, पैसे आ जाएंगे, परेशान नहीं होना। इमरान खान रहे या जाए पैसे मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना। रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। जिनको अच्छा लगा वो किसी और पार्टी के हैं, जिनको बात बुरी लगी वो किसी और पार्टी के हैं। तो कैश टोटल और कुछ ऑनलाइन वाले इस वक्त देख रहे हैं जब हो भी चुका है सब कुछ। 105 जमा 2 जमा 15 122। तो आज की एंट्री की जो खूबसूरती है उसको साथ वाले के हेड पे अंडरलाइन कर दें, ये रिसीवेबल डेबिट। अब एसेट की कॉस्ट में जाएगा या रिसीवेबल बुक होगा, रिसीवेबल बुक होगा। ये जर्नल एंट्री बनेगी। अच्छा
अब पेपर में ये भी तो एसिड बस है। ये एसेट है। इंटेंजिबल किधर है? अच्छा भाई, ये भाई पूछ रहे हैं कि ये रिसीवेबल भी तो एसेट है। ये भाई पूछ रहे हैं ये रिसीवेबल भी तो इस रिसीवेबल को अगर एसेट ही है तो 105 जमा 15 कितना बना? 120। तो 105 जमा 15 कहते हैं इधर 120 ही आना है। तो जब इधर 120 ही आना है तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? तो इनके लिए मैं वो तारीखी फिक्रा बोलने लगा हूं जो कल 2 दफा बोला था, आज भी 2 से 3 दफा बोला है। नोट तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके के एसेट अकाउंट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन या अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। तो ये रिसीवेबल एसेट्स है जो करंट एसेट में नजर आएगा, इसे फिक्स्ड एसेट में डालेंगे तो डेप्रीशिएट हो जाएगा, इसलिए इस 15 को यहां नहीं डालेंगे। अब कॉस्ट कितनी लेंगे? 105। अच्छा, अब पेपर में क्या करेंगे? इसको रिफंडेबल एज्यूम करेंगे या नॉन रिफंडेबल एज्यूम करेंगे? अब बच्चों की तरह मैं ये नहीं आपको आइंदा बताया करूंगा कि अगर रिफंडेबल लिखा होगा तो रिफंडेबल ही ले लेंगे, अगर नॉन रिफंडेबल लिखा होगा तो नॉन रिफंडेबल ही ले लेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिफंडेबल लिखा होगा तो रिफंडेबल लेंगे, नॉन रिफंडेबल लिखा होगा तो नॉन रिफंडेबल लेंगे। लेकिन अगर सवाल खामोश होगा तो फिर ऐसी सूरत में वो काम करेंगे जिसमें आसानी हो। तो फिर हम इसको क्या एज्यूम करेंगे? नॉन डंडेबल, नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल एज्यूम करें, ये वापस कोई नहीं मिलना। और आप इन चक्रों में मत पड़ेंगे, इमरान खान से वापस मिलेगा, अगलों से भी वापस कोई नहीं मिलना ये इंशाल्लाह। तो आप इसको एसेट की कॉस्ट में ही डाल दें और आहिस्ता इसको डेप्रिशिएट करें, ये आपका खर्चा है। लेकिन अभी ये एंट्री के ऊपर आपने क्या लिखा? क्योंकि ये एंट्री आपने लिख लेनी है, बाद में जाके 2 दिन बाद आपने रजिस्टर उठाना है और फिर आपने सोचना है इधर 105 लिखा हुआ है, उधर 120 लिखा हुआ है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कभी कभी, अपने आप को कहने आप। तो इसलिए इस एंट्री के ऊपर लिख लें, अगर टैक्स को रिफंडेबल एज्यूम करते तो ये करता मैं, अगर टैक्स को रिफंडेबल एज्यूम सर करते तो मैं ये करता, और फिर आई क्या वो करता। अच्छा, अगर सर टैक्स को रिफंडेबल एज्यूम करते तो मैं ये करता। ओके, अच्छा जी, अब आज की क्लास के अंदर जो है वो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ है, इसको आपने बड़े गौर से देखना और समझना है। जरा सफ़ों के एंड पे आ जाएं। अच्छा, आप लोगों ने ना स्क्रीन की तरफ देखना है, आप लोगों ने अपने सफ़ों की तरफ नहीं देखना, क्योंकि आप शायद नज़रों की हिफाजत ना कर पाएँ और आंसर पे आपकी नज़र पड़ जाए। ओके, एक लाइसेंस आपने लिया है 200 रुपए का, बिल्कुल एक ताज़ा ताज़ा फ्रेश कॉन्सेप्ट आ रहा है मार्केट में, खस्ता खस्ता। लाइसेंस आपने लिया है कितने का? 200 रुपए का। हुकूमत की नज़र में ये आप कितने साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं? 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यूजफुल लाइफ क्या मतलब? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ, ये इकोनॉमिक लाइफ वाली बात नहीं है। अब यहाँ लीगल लाइफ वो लाइफ है जो हुकूमत ने आपको इजाज़त दी है। तो हुकूमत ने आपको इजाज़त दी भाईजान 200 रुपए का लाइसेंस लो और 10 साल तक मछलियाँ निकालो। कितने साल तक मछलियाँ निकालो? 10 साल तक मछलियाँ निकालो। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, आपके ख्याल से कैश जनरेट आप कर सकते हैं 12 साल तक। यानी आपके ख्याल से यहां पर आपने दूसरे माहीगीरों से पूछा, माहीगीरों ने कहा हमारे ख्याल से जो टूना मछली है वो टुन भी हो जाए तो 12 साल तक बेबीज देती रहेगी। तो ये 12 साल तक इंशाल्लाह यहाँ आपको टूना फिश जो है, टोना कहते हो, टूना कहते हो, क्या कहते हो? टूना, टूना। तो टूना फिश जो है वो इंशाल्लाह 12 साल तक यहाँ रहेगी
उसके बाद इसकी बड़ी छोटी सारी नस्लें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसके बाद वेल मछलियों ने यहाँ आ जाना है। तो इसलिए हमारी राय है कि 12 साल तक यहाँ तक चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन आप उन माहीगीरों को कहेंगे वो बात आपकी बजा के 12 साल तक मछलियाँ आती रहेंगी, लेकिन मैं कट तो 10 साल तक ही सकता हूँ ना। अब दिखने में तो 12 साल तक आएंगी वो, लेकिन आखिरी 2 साल में निकालना भी चाह रहा हूँगा तो हुकूमत के बंदे कहेंगे भाईजान तुसी निकलो, मच्छी बाद से कटो पैसे तुसी निकलो। तो अगर मैंने अपनी कश्ती डाल दी में तो उन्होंने उधर से ही कश्ती उल्टा देनी है मेरी, तो मैं और टूना इकट्ठे तो फिर बता दे ऐसी सूरत में अब ये इकोनॉमिक लाइफ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इकोनॉमिक लाइफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 2 लाइफ सवाल में गिवन है, एक कौन सी है यूजफुल और दूसरी कौन सी है लीगल लाइफ। वैसे मुझे बताएं आपके ख्याल से कितने साल ये फायदा दे जाएगा? जाहिर बात है 10 साल पे ये मोटाइज करें तो भाई असूल इसमें ये हुआ करेगा शॉर्टर पे, और लॉजिक इसकी आपको ये दी है कि 12 साल ये चीज़ फ़ायदा तो दे जाएगी, लेकिन लाइसेंस के तौर पे हमें सिर्फ कितने साल के लिए मिली है? 10 साल के लिए। तो आंखें बंद करें, आंखें खोलें और जादू देखें। शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीगल लाइफ। पेपर में भी ऐसे आंखें बंद करके खोला करें, कुछ नहीं आएगा। पेपर में आंखें बंद करके खोलेंगे ये होगा। तो यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ दोनों में से शॉर्टर पे हम क्या किया करेंगे? तो यूजफुल लाइफ कितनी थी? 12। ये 10 वाले टोना फिश के साथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और लीगल लाइफ कितनी थी? 10। तो 74 10 200 को पकड़ें, 10 सालों पे तकसीम करें, हर साल ये लाइसेंस को कितना अमोर्टाइज करें? 20। अब अगले सफ़े पे मैं जाने लगा हूं, लेकिन आपने उसका सोल्यूशन नहीं देखना, इसलिए आप लोग नज़रें नीचे कर लें। मैं उसका सोल्यूशन जो है वो छुपा देता हूं और फिर हम जो है वो इसकी डिस्कशन करते हैं। भाई जनाब थोड़ी सी टेंशन चाहिए। डिसीजन मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट आने लगा है, डिसीजन मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट आने लगा है कि डिसीजन आपने लेना है। इसमें ना ये जो मिसाल है इसमें मैंने आपको यूजफुल लाइफ भी दी है और लीगल लाइफ भी दी है। लीगल लाइफ का मतलब है कि 10 साल तक आप जो है वो बटेर का शिकार कर सकते हैं जंगल में जाके, और लेकिन जंगल वालों से पूछा, जंगली लोगों से, कि भाईजान इधर क्या हालात हैं? उन्होंने कहा 12 साल तक इंशाल्लाह यहाँ पे तीतर बटेर आएंगे, आप टेंशन ना। लेकिन आप खुद बटेर 10 साल तक बन सकते हैं, तो फिर 12 साल का आपको फ़ायदा क्या होगा? ये बात की थी। लेकिन अब मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूँ जिसमें मैं लीगल लाइफ दूंगा, यूजफुल लाइफ नहीं दूंगा। अब जो अगला सवाल आने लगा है उसमें मैं लीगल लाइफ दूंगा लेकिन यूजफुल लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ी गौर से समझना है। अच्छा, इसमें लीगल लाइफ होगी लेकिन यूजफुल लाइफ नहीं होगी। अच्छा, लेकिन लीगल लाइफ में एक छोटी सी और तफसील होगी कि हुकूमत को आप कहेंगे जाके, मिसाल के तौर पर, यार हुकूमत 10 साल की इसकी लीगल लाइफ है, 10 साल जब मैं ये लाइसेंस इस्तेमाल कर लूँगा तो मुझे इस लाइसेंस को रिन्यू कराने दोगे? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट IS 16 में तो नहीं होता था। आपने AC खरीद लिया तो खरीद लिया, आप रिन्यू क्या कराना है, वो है ही आपका। लेकिन लाइसेंस में अगर आप 10 साल के लिए लाइसेंस खरीदें तो हो सकता है हुकूमत आपको क्या इजाज़त दे दे कि आप उस लाइसेंस को क्या करवा लें? रिन्यू। अब मैं लीगल लाइफ वाली बात को थोड़ा सा बढ़ाने लगा हूं, और अगली मिसाल में क्या चीज नहीं दे रहा? यूजफुल लाइफ नहीं दे रहा। अ कंपनी परचेज्ड अ लाइसेंस फॉर 6 years। कितने अरसे के लिए लाइसेंस खरीदा है? 6 years के लिए। तो ये कौन सी लाइफ है? लीगल लाइफ। परचेज लाइसेंस फॉर 6 year। हुकूमत ने कितने अरसे के लिए लाइसेंस दिया? 6 साल के लिए। कितने मिलियन में? 30 मिलियन में। इट इज रिन्यूएबल। तो ये लीगल लाइफ के ही बारे में बात होने लगी है या यूजफुल लाइफ दी जाने लगी है? ये लाइसेंस रहे भी है ना थोड़े से। अच्छा, शुरू कर दिया। तो
लीगल लाइफ कितने साल अवेलेबल है? 6 साल। लेकिन यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई कि ये एसेट फायदा कितना देगा, ये नहीं बताया हुआ। लेकिन एक बात बताई हुई है, इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 ईयर, से अगले 4 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। कैलकुलेट द लीगल लाइफ, अभी आपने कैलकुलेट क्या करनी है? लीगल लाइफ। 6 साल के लिए ये लाइसेंस है मेरे पास, मिसाल के तौर पे 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006 तक मैं जो है वो जाके शेर का शिकार जंगल में कर सकता हूं। लेकिन हुकूमत ने कहा कि अगर तुम चाहो तो 2007, 8, 9, 10 4 साल के लिए और भी जाके शेर का शिकार कर सकते हो। बहुत से शेर हैं आजकल जो है मुस्लिम, तो बहुत से शेर हैं, तो तुम 4 साल तक जाके शेर का शिकार और भी कर सकते हो। कैलकुलेट द लीगल लाइफ। लीगल लाइफ बताएं, एज्यूमिंग के 6 साल के एंड पर मुझे लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा 14 मिलियन पे। अब आप मुझे बताएं 2001, 2000 में खड़ा हूंगा पहले साल के पहले दिन, खड़ा हूंगा पहले साल के पहले दिन और वहीं सोचूंगा कि मेरा प्लान क्या है, मेरा इरादा क्या है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मैं 2001 के स्टार्ट पे खड़ा हूं और मैं अब 2001 के स्टार्ट पे खड़े होकर डिसीजन ले रहा हूं कि 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 2006 तक के लिए मुझे 30 मिलियन देना है, और उसके बाद अगर 2007, 8, 9, 10 में भी मैं शेयर का शिकार करना चाहता हूं तो फिर मुझे कितने मिलियन देने हैं? 14 मिलियन। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं 14 का 30 से कंपैरिजन करूं, भाईजान आपने लाइफ का कंपैरिजन नहीं किया करना, आपने 4 को 6 से कंपेयर नहीं किया करना, आपने इसका इससे कंपैरिजन करना है। एक लफ्ज मैं बोलने लगा हूं, अगर मैं 30 का 14 से कंपैरिजन करूं तो क्या 14 30 के सामने बहुत सस्ता है? बोले बोले बोले, बहुत सस्ता है। ओह यार कोई गल ही नहीं, 14 मिलियन 30 के मुकाबले में बहुत सस्ता नहीं है। एक लफ्ज मैंने आप बोले, इस पे अपने फोकस करना है। बहुत सस्ता है 14 30 के सामने, ठीक है। अगर उधर 30 बंदे आए हो, इधर 14 बंदे आए हो, तो मुकाबला तो करने की कोशिश करेंगे। पहलवान उधर से 30 हो, इधर से पहलवाने 14 हो, तो मुकाबला तो करने की कोशिश करेंगे। तो क्या 14 30 के सामने खड़ा तो हो जाएगा ना? क्या ये 14 30 के सामने बहुत बहुत छोटा है, मिनिमल है, ना होने के बराबर है? होने के बराबर है, अच्छा खासा है, इसको टफ टाइम देगा। क्लियर? रुपीस को कंपेयर करना है, सालों को कंपेयर। और मैं यहां खड़े होकर सोचूंगा भाईजान इतना बड़ा खर्चा करना है, इतना बड़ा 14 मिलियन होने की वजह से नहीं कह रहा, 14 बिल मुकाबला 30 कह रहा हूं। हो सकता है इधर 30 मिलियन की जगह 3000 मिलियन होता। अगर इधर 30 मिलियन की जगह 3000 मिलियन होता, उधर से 3000 पहलवान आए हो, इधर से 14 पहलवानियां आई हो, तो उन्होंने क्या लड़ना है उधर? जान दे यार। तो 30 के मुकाबले में 14, बताएं बताएं, मैं कह सकता हूं ना होने के बराबर है? नहीं, होने के बराबर है। अपनी वर्थ रखता है कुछ? इसका मतलब है अभी कोई बोल्ड डिसीजन ना लेके मैं रिन्यू कराऊंगा, अभी कोई डिसीजन ना ले मैं रिन्यू कराऊंगा। और क्या एज्यूम कर लें यार मैं नहीं रिन्यू करवाऊंगा, वो देखी जाएगी, जब कभी 6 साल का एंड आएगा तो देखी जाएगी। अब मुझे बता दें मैं क्या करूं, मैं सोचूं रिन्यू कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। मेरे ख्याल से तो महंगा रिन्यू हो रहा है, एक तरह का महंगा का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा रिन्यू हो रहा है, मतलब ये कि 30 के मुकाबले में 14 की मुझे कोई कीमत लग रही है, इसलिए पता नहीं मैं रिन्यू कराऊं या ना कराऊं। इसलिए फिर लाइफ पहले दिन से मैं क्या ले लूं, 30 को 6 से डिवाइड करूं या 6 × 4 10 से? 6 से डिवाइड करें। अगली जरा बात आपने देखनी है, बिल फर्ज सवाल में लिखा होता, बिल फर्ज सवाल में लिखा होता कि आप 30 मिलियन देकर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 30 मिलियन देकर आप 6 साल तक शेरों का शिकार करें। और फिर आपने काम करना है, आपने 2007, 8, 9, 10
अगर इसमें भी आप शेरों का शिकार करना पसंद करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में इधर 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 ऐसी सूरत में आप सिर्फ 1 मिलियन दे दीजिएगा तो बिजनेस का ओनर अपने दूसरे पार्टनर के हाथ पे हाथ मारेगा, ठीक के रख काम को, बैठ जा जाके 30 मिलियन दे के 6 साल फायदा और सिर्फ 1 मिलियन दे के जो है वो 4 साल फायदा मिल रहा है। तो ऐसी बम्पर ऑफर कोई जाहिल इग्नोर करेगा। तो ऐसी बम्पर ऑफर को हम एक्सेप्ट सोचेंगे कि टाइम आने पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस ऑफर को एक्सरसाइज करूंगा। मिसाल के तौर पे अभी हो कि जी अभी आप इस सेशन में फलां सब्जेक्ट के 20,000 दे दें और फिर जब अगली दफ़ा सेशन शुरू होगा तो अगले सब्जेक्ट के आपने जो है वो 14,000 रुपये देने हैं। तो आप कहेंगे वो भाईजान उस वक्त आएगी तो देखी जाएगी, पता नहीं मार्केट क्या बनेगी, बाकी कॉलेजेस क्या कर रहे होंगे, वो उस वक्त आएगी तो देखी जाएगी। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाएगा FR1 के अगर आज आप 20,000 देते हो तो उसके बाद जब आपने FR2 पढ़नी होगी तो उस वक्त 1,000 दे दोगे, तो उस वक्त आप इस ऑफर को खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बताएं अगर 1 का मुकाबला 30 से किया जाए, यानी आप जो है वो जहन के अंदर ये लेके आए कि इधर जो है वो मिसाल के तौर पे जो है वो 30 पहलवान खड़े हैं और 30 पहलवान खड़े हैं और इधर एक उधर मुंह करके खड़ा है। अब बता दें ये 30 के मुकाबले में जो एक है ये होने के बराबर है ना होने के बराबर है? ना होने के बराबर है। मेरे ख्याल से बिला मुकाबला तो अब अगर आपको ये कहा जाए कि 6 साल के लिए आपको 30 मिलियन देने हैं और 4 साल के लिए आपको सिर्फ 1 मिलियन देने हैं, तो आप क्या पहले दिन खड़े होकर सोचेंगे कि इंशाल्लाह यार मैं तो रिन्यू कराऊंगा ही कराऊंगा? तो फिर ऐसी सूरत में आप लाइफ कितने साल लें? 10 साल लें। लेकिन मोहतरम इस पॉइंट को कल मैं रिवाइज कराऊंगा और पॉइंट क्वेश्चन 6 पे अप्लाई कराऊंगा। ऑनलाइन वाले स्पेशली उनको कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, आप हजरात को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी सवाल है इस बारे में वो इंशाल्लाह अगली क्लास में पूछिएगा।